हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एटीजी और 2LA रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। मैंने लाइव प्रोसेस आपके सामने शेयर किया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है वो किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है और हमने जो फॉर्म फाइल किया था वो कैसे फाइल किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपका जो ट्रस्ट है या एनजीओ है, उसका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है और मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है। तो मैं वो सर्टिफिकेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या लेना है वो भी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे होंगे आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, उधर पार्टनर सर्विसेज, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। हमें जो है ई फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करते हुए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पे जाना है, जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद जो है आपको फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 10A। तो फॉर्म 10A आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। ये रहा आपका फॉर्म 10A, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ। सबसे पहला फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा अलग अलग फॉर्म्स भी दिए गए हैं, सबका अलग अलग पर्पज होता है। तो आप अगर एटीजी 2LA का रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं तो आपको फॉर्म 10A फाइल करना है। दोनों के लिए ये सेम फॉर्म फाइल होगा। और एक बार आपने फॉर्म फाइल कर दिया एक सेक्शन के अंडर में, तो फिर आपको एटीजी के लिए दोबारा से सेम प्रोसेस करना होगा। मैं आपको ये चीजें कंफर्म कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो है पहले से ऑलरेडी कुछ चीजें सेव की हुई थी, तो मैं वहीं से आपको जाकर चेक करा देता हूँ मैंने क्या क्या डाटा इसमें फीड किया था। तो डाटा फीड करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है इनकॉर्पोरेशन की, उसको मैंने वेरीफाई कराया है। फिर अदर जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो मैंने कंफर्म की है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने अपने पोर्टल पर पॉइंट नंबर 7, 8A, 8B, ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इस तरह से लेने हैं। फिर उसके बाद मैं डाटा जो भी आपके की पर्सनस है उसके लिए जो भी अवेलेबल्स पर्सनस हैं, आपके ट्रस्ट, एनजीओ रजिस्ट्रेशन में डायरेक्टर, सेटल, फाउंडर, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 एंटर करनी थी। सभी के लिए आपको एंटर करना है, ठीक है। ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट में एसेट एंड लायबिलिटी की आपको डिटेल्स एंटर करनी है। फिर उसके बाद इनकम की डिटेल्स एंटर करनी है। इनकम का मीन्स यहाँ पर डोनेशन से है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी एसेट लायबिलिटी है वो आपको 1 by 1 यहाँ पर एंटर करते जाना है। आपके जो भी डोनेशन फंड्स, ये आप देख लीजिएगा, आपकी जो लास्ट बैलेंस शीट बनी हुई होगी तो उससे आपको एंटर करना है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर नए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम ये कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आप ये नए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। उस केस में आपको जो बेसिक एक फंड होता है, जो कि आप जब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी ट्रस्ट, एनजीओ या फिर सेक्शन 8 की कंपनी है या सोसाइटी है, तो उसमें क्या ना नॉमिनल आपको जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपने 5000 या 10,000 से जो भी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त अमाउंट डाली थी, वो सेम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका नया ट्रस्ट है उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पर अगर आपने कोई भी अभी तक डोनेशन रिसीव नहीं किया है तो आप सारी वैल्यू को आप 0 करके सेव करेंगे। उसके अलावा अगर आपने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल की है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है। तो इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो आप 0 करके भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं डाटा को, ये एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर आपके पास बैलेंस शीट है, डाटा अवेलेबल है, तो आप वो डाटा इसमें फीड करेंगे। ये सारा डाटा लाइफ टाइम वहाँ पर चेक होता है जब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इनकम की डिटेल्स, जो डोनेशन रिसीव हुआ है पिछले सालों में, वो यहाँ पर मांग रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर 3 प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो क्या हमें तीनों का डालना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके ऊपर ये क्लोज अप्लाई हो रही है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको आप सेलेक्ट करके 0 कर देंगे। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको 0 करके सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। पर डाटा आपको एंटर जरूर करना पड़ेगा अगर आपका नया ट्रस्ट है। उसके अलावा अगर आपका पहले से ऑलरेडी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, कुछ साल पुराना है, तो उसमें 80, 90, 19, 20, 21 ये सारी चीजें आपको ऐड कर लेनी है और डाटा को सेव करते जाना है। काफी ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने चीजें आपको शेयर कर दी है। दोबारा से की मैनेजर पर्सन आप एंटर कर लेंगे, डिटेल्स आ गई। उसके अलावा जो एक्टिविटीज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है कि आपकी किस तरह की एक्टिविटीज है, क्या आप रिलीजियस नेचर की भी एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सारे ईयर्स आपके 1 by 1 यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद अगर आपका नया टेस्ट है तो ये वैल्यू आपको 0 रखनी है, पर डाटा को आपको सेव करना ही होगा। बिना सेव करे आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये जो कंप्लीटेड लिखा हुआ है ये आपका होना चाहिए। इसके बाद वेरिफिकेशन है, सिंपल आपको वेरिफिकेशन करना है। ये तो बिल्कुल आसान चीज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी सेव हो जाएगी। इसके बाद अटैचमेंट सेंटर करनी है। तो अटैचमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बनाया है कि आपको एनजीओ या ट्रस्ट का अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसको किस तरह से आपको अटैच करना है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है वो मैंने वीडियो में भी डिस्कस की थी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट, ये बेसिकली ट्रस्ट की डीडी की रिक्वायरमेंट हो रही है, या फिर आपकी जो सोसाइटी है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जहाँ से वो बनी हुई है, मीन्स जिस अथॉरिटी ने उसको पास किया हुआ है वो आपको यहाँ पर अटैच करना है, सिंपल। उसके बाद क्रिएशन जहाँ से भी हुआ सेम ये चीजें दोबारा से मांग रहा है। फिर उसका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अगर आरओसी से हुआ है तो यहाँ पर अटैच करना है। अगर कुछ भी आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, देखिए ये स्टार फील्ड स्टार लगे हुए हैं तो फील्ड्स तो आपको अटैच करने ही होंगे। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर प्लेन एक कागज पर प्लेन कागज को स्कैन करके लगा सकते हैं, प्लेन पीडीएफ क्रिएट करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पर जो भी ये फील्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको फाइल अटैच करना ही करना होगा। अगर इसके अलावा आप जो है प्रोसीड करेंगे तो डाटा सबमिट ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आ गया सारे अटैचमेंट मैंडेटरी हैं। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। आपका क्वेश्चन आ रहा था, मेरे पास ईमेल भी आ रही थी कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, तो मैंने पूरी लिस्ट शेयर तो कर दी थी। हालांकि उसके अलावा कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आप जो है प्लेन यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको प्लेन सबमिट करते हुए सबमिट कर दीजिए। तो ये तो रहा कि मैंने आपको प्रोसेस फिर से दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया कि आपका जो 12A और 80G का जो रजिस्ट्रेशन है उसको फॉर्म 10A को आपको किस तरह से फिल करना है। पहले में ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है, सिंपल पैन कार्ड, नेम डिटेल्स, वो सारी चीजें हैं वो आप समझ ही लेंगे। वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मेन पर्पज है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो फॉर्म फाइल किया वो फॉर्म कैसे फाइल हुआ और फॉर्म के बाद क्या अप्रूवल आया, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है सेम फील्ड से, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है जो मैंने फॉर्म फाइल करना है। जब आप फॉर्म फाइल कर देंगे सक्सेसफुली फाइल होने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म आपका दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 10A तो आपको ये दिख जाएगा। ये मैंने 13 अगस्त को यहाँ पर फाइल किया था। उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड की थी, जब मैंने लाइव फाइल किया था तब मैंने आपको हैंड टू हैंड वीडियो दी थी। ये आ रहे हैं फॉर्म्स, ये आपके 10 फॉर्म्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हैं। ये रिसीट है, ये अटैचमेंट्स है। देखिए अटैचमेंट्स पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रस्ट डीड अटैच किया है 1 2 3, और उसके अलावा 80G 12A की जो रिसीट है वो मैंने ऐड किया है, और ट्रस्ट डीड सब में कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही वो मांगते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो हमने सभी में वही चीज अटैच किया। प्लान यहाँ पर प्लेन पेपर भी आप जो है ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ रहा है डाउनलोड पीडीएफ, ये हमारा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मैंने ये सारी चीजें डाउनलोड कर ली है और मैंने यहाँ पर एक जगह पर सेव की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 by 1। ये फोल्डर है, कंप्लीट फोल्डर है, आपको भी सारी चीजें मिल जाएगी। आपका सर्टिफिकेट है, ये इसकी फाइल फॉर्म है नीचे, और ऊपर जो है ये ARN रिसीट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ फॉर्म। मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया है वो किस तरह से फाइल किया था और उसमें क्या क्या मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। जो फॉर्म का यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि फॉर्म फाइल करना है आपको, उस फॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले पैन नंबर डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती है, फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया था क्लोज AC ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A, क्योंकि मैंने 12A में रजिस्ट्रेशन लेना था और मेरा जो ट्रस्ट है उसका मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो रिजेक्ट हो गई थी, तो मैंने वो यहाँ पर सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटीज में चैरिटेबल, मेरा ट्रस्ट जो चैरिटेबल है इसलिए मैंने चैरिटेबल सेलेक्ट किया। आपका रिलीजियस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों एक्टिविटी एक साथ करते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस तो आपको दोनों वाला सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ट्रस्ट था तो मैंने ट्रस्ट सेलेक्ट किया था। आप कंपनी सोसाइटी जो भी आपका नेचर होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी इनकॉर्पोरेशन की जो भी उसका इनकॉर्पोरेशन की डेट है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जब भी उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था या क्रिएशन रजिस्ट्रेशन। ये आप अपने सर्टिफिकेट में से चेक कर लेंगे कि उसका जो सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होगी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है कि वो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से मिला। तो ये सर्टिफिकेट जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक डॉक्यूमेंट होता है इनकॉर्पोरेशन या क्रिएशन होने के बाद जब आपने उसको बनाया होगा तो वो आपको वहां से मिल जाएगा सर्टिफिकेट पे कि किस अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है। उसके अलावा जो अथॉरिटी है ग्रांटिंग अथॉरिटी वो कहाँ से हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। ऑब्जेक्ट्स में मैंने सेलेक्ट किया था जो मेरे ट्रस्ट डीड है जिसमें लिखे हुए थे, सारी मैंने एक्टिविटीज यहाँ से सेलेक्ट की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये फील्ड जो है यहाँ पर भी एनेबल होते हैं। आप जाकर जब फर्स्ट में फाइल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वो डिटेल्स हैं सारी, आप देख रहे होंगे। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, डेट्स वेट्स सब आ रही है। मैंने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। हो सकता है आपकी डिटेल्स ये अलग हो, तो आप पहले जाकर अपने सर्टिफिकेट में चेक कीजिएगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या ट्रस्ट डीड है या फिर सोसाइटी के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सेक्शन 8 कंपनी अगर है आपकी एनजीओ टाइप, तो उसमें भी सब चीज़ें लिखी हुई थी। उसके एमओए और एओए में सारी चीज़ें लिखी हुई है, वहाँ से आपको जाकर चेक करना है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई। ट्रस्ट जो है वो इरेवोकेबल होता है, मेरे केस में इरेवोकेबल है, तो मैंने यस किया है। अगर आपकी कंपनी है, सोसाइटी है, तो आप उसकी क्लोज में जाकर चेक करेंगे, यस नो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास कोई भी दर्पण पोर्टल का एफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैंने इसको नो लिख दिया। अगर आपके पास ये डिटेल अवेलेबल है तो आप इसको यस करेंगे, और यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में किस लॉ में आपको ग्रांट हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट क्या है, अथॉरिटी किसने वो अप्रूव किया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर एंटर करनी है। अब आता है कि क्या इससे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हुई थी, तो यस। इससे पहले हमने पुराने ओल्ड लॉ में इसको अप्लाई किया था, वहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं होने की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर हमने नई क्लोज में इसको अप्लाई किया। इसके अलावा क्लोज 21 सेक्शन 10 में आपने क्या एग्जामिनेशन क्लेम की है, तो वो मेरे केस में जो है अप्लाइड होती थी, तो मैंने उसको यस किया हुआ है। ठीक है, ये डिटेल्स आ गई। यहाँ पर आप डिटेल्स एंटर कर लेंगे, जो भी आपके की मैनेजर पर्सन है वो मैंने एंटर करी हुई है। फिर पॉइंट नंबर 9 में आता है कि जो पर्सन है उनका जो 5% से ज़्यादा का स्टेक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर एंटर करनी है। तो अगर आपकी कंपनी में 5% से ज़्यादा का स्टेक कोई भी बेनिफिशियल ओनर कंसीडर करता है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। बेसिकली यहाँ पर एसेट लायबिलिटी है कि इससे पहले जो टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने की, वो लास्ट ईयर की जा चुकी है। बिल्कुल यस, ये तो जा चुकी है, इसमें तो लास्ट ईयर की तो हम फाइल नहीं करेंगे, हम 2021 की फाइल करेंगे, जो कि अभी हमने फाइल नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया था। आप अगर फाइल कर रहे हैं तो फाइल करने के बाद आप इसको नो करोगे कि जो करंट ईयर की ड्यू डेट है वो अभी तक रिटर्न फाइल कर लेंगे, तो उस टाइम तक ये अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको यस कर दिया था। अब अगर आप जो है 2021 की रिटर्न फाइल करके उसके बाद ये फाइल करने जा रहे हैं, तो नो करना। यहाँ पर मैंने डोनेशन की डिटेल्स डाल दी थी, जो भी मेरे पास लास्ट बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइल किया था। ये देख रहे होंगे आप, सारी डिटेल्स यहाँ पर डली हुई है एसेट और लायबिलिटी की। बेसिकली ये एक तरह से एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पर जाती है, बट ये कोई बैलेंस शीट नहीं है। इसमें पूछ रहा है कॉर्पस फंड कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, अदर लायबिलिटी कितनी है। उसके अलावा लैंड और बिल्डिंग्स अगर आपके पास है कोई भी ट्रस्ट में, तो वो फिक्स एसेट्स कितनी है, अदर एसेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ गई। इसके अलावा इनकम की डिटेल्स, इनकम में डोनेशन रिसीट की बात कर रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स में आपने कितना कितना डोनेशन रिसीव किया है। तो मेरे केस में जो मैंने रिसीट किया था लास्ट ईयर से, मेरा काफ़ी पुराना ट्रस्ट है ये, तो यहाँ पर जो है ये डिटेल्स इस तरह से हमने एंटर की है। लेटेस्ट 3 ईयर्स की वो कह रहे हैं, तो हमने लेटेस्ट 3 ईयर्स की यहाँ पर एंटर कर दी। उससे पहले अब हो सकता है कि आपका ट्रस्ट जो है वो 2 साल पहले बनाओ, तो 2 साल की आपको एंटर करनी है, 1 साल पहले बनाए तो 1 साल की, और नया बनाया तो यहाँ पर आपको नील ही रहने देना है। कोई इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो भरना ही आपको जरूरी है। अब हमारे वाले केस में क्या था कि जो ट्रस्ट है, जहाँ पर ये ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो रिलीजियस में नहीं है, चैरिटेबल में वर्क करते हैं वो, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड्स ब्लैंक किए हैं और मैंने इसमें नो सेलेक्ट किया है। बाकी सारी डिटेल्स में वेरिफिकेशन होने के बाद ये मेरा फॉर्म फाइल कर दिया था मैंने। इसके बाद मेरी ARN जनरेट हुई थी। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट ARN है जो मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह से आपकी भी ARN रिसीट जनरेट होनी चाहिए अगर आपने सही फॉर्म फाइल किया है तो, और इसका ये यूनिक नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ही आपको मिल जाएगा। अब आता है कि सर्टिफिकेट, तो देखिए ये सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10AC में आपको मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको, अगर आपने 2LA में अप्लाई किया है तो आपको उसी का सर्टिफिकेट मिला है, 80G के लिए आपको दोबारा से सेम प्रोसेस में अप्लाई करना होगा। दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। पहले आपको 80G लेना है तो 80G ले लीजिए, 2LA लेना है तो 2LA ले लीजिए। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है। ये पैन की डिटेल्स आ गई, जनरल डिटेल्स है हमारी, इसमें आप चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट का नंबर है, ये स्पेशल नंबर है आपके ट्रस्ट का, जो डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है जो कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे एप्लीकेशन में नंबर डला हुआ है। इस क्लोज में हमने अप्लाई किया था 2LA के लिए, वो हमें मिला है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया है। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो अप्रूवल की डेट है वो 24 सितंबर है। आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। वैसे इसमें 3 महीने की टाइम लिमिट होती है। आपके काफ़ी ईमेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर ये कितनी जल्दी होगा, कितना टाइम लगेगा, तो आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें 3 मंथ्स तक लग सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन की जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें मिला है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो कितने साल तक वैलिड है। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है वो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है।
अगर आप इसमें कोई वर्क नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो 3 साल तक ये वैलिड है। असेसमेंट है 22-23 से रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 है, वहां से लेकर और 3 इयर्स तक ये वैलिड रहेगा अगर आपने कोई काम इसमें स्टार्ट नहीं किया। बट इसमें एक क्लोज है जो कि सेक्शन में स्पेसिफाइड लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 6 मंथ के अंदर अंदर अपना जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जिस तरह से आपने प्रोसेस किया है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का, सेम आपको प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करना है। ये नंबर डालते हुए जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, यूनिक नंबर, अब की बार इसको डालते हुए आपको अप्लाई करना है। फिर आप उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन आएगा। इस ऑर्डर में जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है उसके लिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर दी गई है कि जो आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई थी उन सबको वेरीफाई करते हुए, सारी चीजें चेक करते हुए उन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है। पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। ये टर्म्स एंड कंडीशन काफी इफेक्टिव है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ब्रीफ में। अगर आपके कोई भी क्लोज अमेंड होते हैं, जो भी आपका एनजीओ है और ट्रस्ट सोसाइटी एक्सेट्रा जो भी है, उसके अगर कोई भी क्लोज आपका अमेंड होता है तो उसके लिए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो भी कमिश्नर है, जिस कमिश्नर के अंडर से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारी की सारी अमेंडेड डीड वहां पर सबमिट करनी है और आपको अप्रूवल के लिए दोबारा से अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप कोई भी चेंज करते हैं, कोई डिजोल्यूशन करते हैं, कोई सरप्लस एसेट्स उसको ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स में आप चेंज करते हैं तो भी आपको इंटीमेट करना है, इन्फॉर्मेशन देने हैं। इसके अलावा आप अगर कन्वर्जन करते हैं किसी भी तरह से अपनी एंटिटी का, तो उसके लिए भी आपको जो है फॉर्म्स फाइल करने होंगे और दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और उसके लिए आपको कमिश्नर को, जो भी कमिश्नर आपके एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के लिए जो कमिश्नर्स होते हैं, जिस आपका जो भी वार्ड है, जिस वार्ड के अंदर सर्कल के अंदर आपका पैन कार्ड फॉल करता है, वहां से आपको ये चीजें दोबारा से फ्रेश करानी होंगी। उसके अलावा जो जितने भी कम्युनिकेशन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से होंगे उसमें आपको पैन कार्ड डालना मैंडेटरी है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 12 AB में रजिस्ट्रेशन मिलने का मीन्स ये नहीं है कि आपको ATG का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मिल गया है। इसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना है, फिर आपको सर्टिफिकेट आएगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेट में जब आप ATG के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको ये राइट दिया जाएगा। ये जो 12 AB का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है सेक्शन 12A के अंदर, ये कोई भी आपको एग्जेम्पशन राइट प्रोवाइड नहीं करता है अंडर सेक्शन 11-12 जब तक कि इसकी जो फाइनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द असेसिंग ऑफिसर इज सैटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस। जो भी फाइनेंशियल में आप रेलेवेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको आपको सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के बाद असेसिंग ऑफिसर सारे रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जाम्पशंस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप ये वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आपका अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट लेकिन जैसे आप काम स्टार्ट करेंगे तो उसके 6 मंथ के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही लेना है। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो है जुडिशनल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स से आप परमिशन नहीं ले लेते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, जहाँ पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर ऑडिट भी कराना है। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको एक कॉपी जो है असेसिंग ऑफिसर को सबमिट भी करानी होगी। कोई भी अगर आप चेंज कर रहे हैं किसी भी तरह से तो वहां पर आपको पब्लिकली उसको डिस्प्ले करना होगा। द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन शैल बी, ये इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी है हर साल। इसके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई भी आपके ऑब्जेक्ट में अलग से कोई आप एनजीओ होते हुए कोई भी अगर आप प्रॉफिट या गेन अर्न कर रहे हैं तो वो आपको चीजें यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट बी ट्रांसफर। ये ट्रांसफर नहीं होगा एक जुडिशनल ऑफिसर से दूसरे जुडिशनल ऑफिसर में। यानी आपको अगर ट्रांसफर करना है तो पहले आप यहाँ पर आपको इंटीमेट करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, और फिर नेक्स्ट जहाँ पर भी आप नए रजिस्ट्रेशन नए एड्रेस पे लेना चाह रहे हैं वहां से आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोई भी एसेट आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। और आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट किया जो कि जेन्युइन नहीं है, आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन की या कोई भी एक्टिविटीज की जो कि एनजीओ से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ये जो ट्रस्ट है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया जी कि जो फैक्ट आपने सबमिट किए थे अगर बाद में प्रोसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपका ट्रस्ट कैंसिल कर देना चाहिए तो वो कैंसिल भी करने की पावर अपने पास रखते हैं।
दिस सर्टिफिकेट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए basis for claiming non deduction certificate as source in aspect of investment relating to trust and, तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि आप जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग फॉर्म फाइल करना होगा। जो पब्लिक की मनी रिसीव होगी वो आपको जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू ही रूट करनी है। हालांकि ये कैश में लेने की थोड़ी लिमिट होती है, 2000 तक का आप ले सकते हैं, बट आपको सारे के सारे जो भी रिसीव होगा कॉर्पोरेट डोनेशन वो बैंक में ही लेना होगा, उसके ऊपर वो लिमिट अप्लाइड नहीं होती है, यानी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप इनकम टैक्स से सारे प्रोविजंस कंप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, आप इसको जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर आप, या आप किसी भी पब्लिक को अगर आप कहीं पर भी डिस्प्ले करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी उनको मिल जाएगी। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लेंगे यही आपका कंटिन्यू होगा। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का यहाँ पर नाम भी आ गया है, और उसके अलावा जो है ये लेटेस्ट है 24 को ये अप्रूव हुआ था। मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। फॉर्म 10AC आपको मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ी टाइम लिमिट है, थोड़ा आपको वेट करना होगा। तो जब आप फाइल कर दें एप्लीकेशन उसके लिए थोड़ा 3 महीने तक का वेट कीजिए, और उसके अलावा जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो भी सेम रहेगा। तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी NGO के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म क्या होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।